हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो एक ट्रेडर के माइंड में हमेशा ओवर थिंकिंग और इमोशनल पार्ट चलता रहता है। ये किसी के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो आज का हमारा जो टॉपिक इस बात के लिए रहने वाला है कि हम किस प्रकार जो इमोशनल जो पार्ट होता है ट्रेडर का, जो ओवर थिंकिंग पार्ट होता है, उसको हम एज ए टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये नुकसान तो बहुत पहुंचाता है हमें, लेकिन इसका हमें बेनिफिट कैसे उठाना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपके सामने 2023 का चार्ट लगाकर बैठा हूँ। इस चार्ट में आपको क्या नज़र आएगा कि मार्केट ने बॉटम से चलना शुरू किया और कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम करता हुआ एक दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर देता है। सेकंड डे क्या होता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर फिर से मोमेंटम करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आपको एक बात और नोट करना है कि 44,000 का लेवल भी यहाँ पे है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम 2024 में आ जाएंगे। 2024 में भी आपको एक ऐसा चार्ट देखने को मिलेगा जिसमें कंटिन्यू मोमेंटम हुआ है। कंटिन्यू मोमेंटम होने के साथ साथ यहाँ पे एक राउंड नंबर भी अवेलेबल है, जैसा 2023 के चार्ट में था। तो क्या हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ जाएगा। तो ये कभी कभी क्या होता है कि हमें मार्केट के साथ समझना होता है कि ये फॉर्मूला काम करेगा या फिर नहीं करेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ पे एक बात बनती है कि 2023 में जो हम चार्ट देख रहे हैं उसमें जो ट्रेडर का जो थिंकिंग था, उसका जो इमोशनल जो पार्ट था वो डिफरेंट था। और आज के टाइम में जब हम एक साल बाद में उसी प्रकार का चार्ट देख रहे हैं, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी प्रकार का यहाँ पे आसपास राउंड नंबर भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे जो थिंकिंग है ट्रेडर का, जो इमोशनल जो पार्ट है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप ये समझिए कि ओवर थिंकिंग कौन करता है। ओवर थिंकिंग वो ट्रेडर करता है जो ट्रेड जिसने नहीं ले रखा होता है। जैसे मैंने ट्रेड नहीं ले रखा तो मैं क्या करूँगा कि मुझे ऐसा लग सकता है कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, मेरा सेटअप बना है या फिर नहीं बना है, इस प्रकार की बातें मेरे दिमाग में आएंगी। लेकिन अगर मैं ट्रेड ले लेता हूँ तो फिर वो बातें नहीं आएंगी। फिर क्या आएंगी, मेरे ट्रेड हैंडलिंग में जो पार्ट होता है, जो इमोशनल पार्ट होता है कि मेरा लॉस इतना चल रहा है, मेरा ट्रेड पहले प्रॉफिट में था अब लॉस में आ गया, अब मैं क्या करूं, मार्केट ने तो बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया, उससे मैं डरना शुरू कर दूंगा। तो ये जो पार्ट आपको ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा, ये तब देखने को मिलेगा जब आपने ट्रेड ले रखे होते हैं और आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा होता है। ये पार्ट आपको तब देखने को मिलेगा जब आप ट्रेड ना ले रखे होते, उससे पहले आप जब सोचते हैं, उसमें आपको ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इसी का हम बेनिफिट कैसे उठाएंगे। अब ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा चार्ट देखने के बाद अपना माइंड ऐसा करता है कि हम मार्केट के अंदर बाय करेंगे। अब 2023 की चार्ट को देखकर अगर हम देखेंगे कि फ्लैट ओपन हो जाए, कल ही ऊपर चलना शुरू कर देगा, तो मे भी हम गलत हो जाएं। हमें आज के टाइम को देखकर चलना है। पहले क्या किया था मार्केट ने वो डिफरेंट मैटर है, आज मार्केट क्या कर सकता है वो हम कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया है, तो थोड़ा मैं आपके लिए जूम से तो बात नहीं बनेगी, यहीं से समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चार्ट भी आपको दिखाना है। तो मार्केट में देखिए बायर यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, फिर से ऊपर गया है, तो बायर यहाँ पे बैठे हैं। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है। कैसा ट्रेड लेना है, मैं भी यहाँ पे अगले दिन बाइंग का प्लान बनाना चाहता हूँ कि मुझे भी यहाँ पे बाय करना है। तो मैं कैसे बाय करूँगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो पहले हम गैप डाउन का डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट भी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्या मैं बाय कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है कि जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडर बैठे ना, उनमें कौन सा पार्ट ऑन रहेगा, इमोशनल पार्ट। ये ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, इनका कहीं ना कहीं इमोशनल पार्ट मार्केट में ऑन रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मार्केट यहाँ पे गिरेगा, मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होकर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर देता है और 51,000 का ब्रेकडाउन कर देता है, तो ऐसे में जो यहाँ पे बायर बैठे ना, वो अपनी पोजीशन कंट्रोल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि दूसरे का जो इमोशनल पार्ट होता है ना, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो आपको यहाँ पे सीधा सा हिसाब लगा लेना है कि मार्केट में इस प्रकार के मोमेंटम में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर डायरेक्टली गिर रहा है, तो वहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको नोट क्या रखना है कि मार्केट में ऑलरेडी एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, गलती से किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया बॉटम वगैरह को देखकर, लेकिन अगले दिन गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होकर उसने कोई लेवल वगैरह का ब्रेकडाउन भी कर दिया, तो अचानक से डर जाएगा। अब डर के मारे कितने लोग कितनी तेजी से भागेंगे, ये अंदाजा मार्केट भी नहीं लगा सकता। तो आप कैसे लगाओगे। तो ऐसे पार्ट में आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। तो अब हमें बाइंग करना कब है,
बाइंग तब करना है जब मार्केट नीचे जा रहा होगा, जाने दो, कितना भी बड़ा रेड कैंडल बने, वहाँ पे हमें लालच नहीं करना है, वहाँ पे हमें ओवर थिंकिंग करना नहीं है, क्योंकि वो हमारा सेटअप ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि 51,000 का सपोर्ट ले लेगा, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से ऊपर आ जाएगा, दोनों तीनों बातें अपने दिमाग से निकाल दो। हमें बाय तब करना है जब मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा जब ऊपर जाएगा और अपने लेवल का ब्रेकआउट कर देगा। ब्रेकआउट से क्या होगा, एक तो देखिए ब्रेकआउट होते बायर को स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरा आपको एसएल लगाने का मौका मिल जाएगा। जैसे मार्केट ने यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा से यू टर्न लिया और घूम गया, आपने ब्रेकआउट देखा, आपने यहाँ पे बाइंग किया और जो भी मार्केट का लोअर पॉइंट होगा वहाँ पे आपका एसएल हो गया। अब यहाँ पे जितने इमोशनल जो पार्ट थे, जो बायर थे, जो डर के मारे भाग सकते थे, वो भाग गए। जो अच्छे ट्रेडर बैठे वो बैठे रहेंगे, आपको यहाँ पे बाइंग करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट अगर बढ़ना होता ना तो वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, तो वो रुकता नहीं है। तो उसकी आप चिंता छोड़ दो कि मुझे टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ब्रेकआउट के बाद आराम से बाइंग आपको मिल जाएगा टारगेट, क्योंकि दूसरे लोग क्या सोचते रहेंगे कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन आपको पता है कि एक बार बायर का जो इमोशनल पार्ट था उसको मार्केट निकाल चुका है, अब दोबारा से ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ। मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा कंटिन्यू मोमेंटम करेगा और डाउन साइड में मेरा एसएल रख लेता हूँ। अगर मैं गलत होता हूँ तो मेरा ये एसएल चला जाएगा। तो बताइए कितना अच्छा सेटअप बन गया। अब आपको बाइंग तो समझ में आ गया कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे हमें इमोशनल पार्ट को समझना है। तो गलती कहाँ पे करते हैं, हम दूसरे के इमोशन को समझ नहीं पाते, वो कहाँ पर इमोशनल हो सकते हैं। तो इमोशनल जहाँ पे हो जाए ट्रेडर, वहाँ पे समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पर वो पोजीशन कट करेंगे। तो आपको कभी कभी लगता है ना सर, आप कभी वेट कर लेते हो, कभी तुरंत मार्केट के अंदर ट्रेड बना लेते हो। वो ऐसे ही मार्केट के अंदर बनता है कि जहाँ पे ट्रेडर इमोशनल हो रहे हैं वहाँ पे उनका हमें भरोसा नहीं करना है, वहाँ पे हमें क्या करना है, वेट करना है। और जहाँ पे लगे कि उनका कोई इमोशनल पार्ट नहीं है यहाँ पे और मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मार्केट के अंदर तुरंत बाई कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे मैं इनकी चिंता नहीं है। मान लेते हैं हमें यहाँ पे सेलिंग करने का प्लान है, हम ये सोच रहे हैं कि नीचे जो बायर हैं, ऊपर जो बायर हैं, इनको हमें टारगेट करना है। तो उस केस में हम क्या डिसाइड करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग के केस में मैं वेट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि मार्केट ने पहली बात तो गैप डाउन दे दिया, गैप डाउन देकर मार्केट नीचे जा रहा है, बायर के एसएल पड़े हैं, इमोशनल एसएल है, तो मार्केट खा भी जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, तुरंत अपना सेलिंग कर दूंगा। एसएल कहाँ पे रखूँगा, ये क्लोजिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मेरा एसएल रख लूँगा और नीचे मुझे जितना टारगेट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टारगेट डिफाइन कर लूँगा। तो समझ में आ गया कि कैसे मैं बाइंग करना है, कैसे मैं सेलिंग करना है। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक बार आपको याद हो गया ना तो बाद में कभी आप भूलोगे नहीं। मार्केट में हमने देखा कि इमोशनल पार्ट किसका होता है, जो ऑलरेडी ट्रेड ले रखा होता है उसका इमोशनल पार्ट है। इस केस में इमोशनल कौन है, यहाँ पे बायर इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि सेलर ने तो ट्रेड ही नहीं बना रखा, तो उसको कैसे इमोशनल करेंगे। मार्केट ने टोटल अपसाइड का मोमेंटम किया तो यहाँ पे बायर बैठे, तो बायर का इमोशनल पार्ट कैसे होता है कि अगर हमें बाइंग करना है और मार्केट उनके अपोजिट जा रहा है तो इनके ऊपर भरोसा मत करना, ये कितनी भी अपनी पोजीशन कट सकती है इनकी, तो इनके ऊपर काम नहीं करना है। हाँ, ब्रेकआउट हो जाए तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वहाँ पे हम बाइंग करेंगे। सेलिंग करना है विदाउट एनी वेट, हम थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं, उसमें एसएल रखेंगे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। या तो मार्केट खा जाएगा या बचकर हम पैसा बनाएंगे, अच्छा पैसा बनाएंगे, बायर अगर ट्रैप होता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार हमें मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग डिसाइड करना है। फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट में सीधा सा हिसाब है, देखिए मार्केट ब्रेकआउट कर देता है तो कहीं ना कहीं बायर को ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो कम से कम आपको एक छोटा मोमेंटम तो डेफिनेटली मार्केट देगा। हाँ, यहाँ पे एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, मार्केट थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह कर सकता है, फिर से मोमेंटम करना शुरू कर देगा, तो ये ऐसा मार्केट हो सकता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि एक बार जब बायर को निकाल देना उसके बाद अगर आपको ट्रेड मिलता ना, वो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग सही बैठता है। ये आपको साइकोलॉजिकल तो सही बैठ रहा है ट्रेड कि फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर चलना शुरू किया, बायर अच्छे प्रॉफिट बैठे, मे भी होल्ड वगैरह करना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट आपको धोखा दे सकता है, मे भी बड़ा टारगेट ना दे, क्योंकि डायरेक्टली एसएल वगैरह नहीं पड़े यहाँ पे। लेकिन एक बार अगर इनको निकाल कर फिर ऊपर जा रहा है ना, वो ट्रेड आपका बहुत सही जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ट्रेड कितना सही जाने वाला है, कितना गलत जाने वाला है। तो कभी कभी होता है ना कि ये ट्रेड सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है, ट्रेड करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड कर लेना है कि अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली बढ़ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि बाइंग कर नहीं सकते, बाइंग कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा खतरा रहेगा। तो अगर बाई चांस कोई ट्रेड गलत चला जाता है तो
वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। तो इससे आपका दूसरा जो ओवर थिंकिंग का पार्ट है ना कि हम ट्रेड दूसरा करें या ना करें, वो भी आपका पार्ट सोल्व हो जाएगा कि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होकर मार्केट बायर को निकाल कर फिर ऊपर जा रहा है, आराम से बैठेंगे, पैसा बनेगा। बाई चांस अगर एसएल वगैरह हिट हो भी गया है तो दोबारा से भी कोशिश हम कर सकते हैं, मार्केट के क्या पता प्रॉफिट वगैरह बना भी ले, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड आपको पता है कंट्रोल में ही रखनी चाहिए। फ्लैट में क्या डायरेक्टली मोमेंटम करा है तो निकाल सकता है, प्रॉफिट हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ भी कर सकता है, उस गड़बड़ का हम ध्यान रखेंगे, तो वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे। अब तीसरा पार्ट में आपके साथ ले लेता हूँ कि गैप अप मार्केट ओपन हो गया। गैप अप में क्या होगा कि मार्केट में एसएल तो है नहीं, तो उस केस में क्या हो सकता है कि मार्केट में ओपन होते ही कोई ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, ग्रीन कैंडल कैसे बनता है कि क्लोजिंग के टाइम कोई सेल करके बैठा होगा, गलती से यहाँ पे किसी ने सेल कर रखा होगा, उसने अपनी पोजीशन कट नहीं किया होगा, तो उस वजह से ग्रीन कैंडल बन जाता है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में एसएल नहीं तो एसएल क्रिएट करने के लिए वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो बायर वैसे तो इनको कंप्लीट टारगेट करने वाला है नहीं, तो थोड़ा बहुत इन बायर को निकालेगा और गैप अप में क्या होगा, ये ब्रेकडाउन करने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट होल्ड करेगा। उसके बाद अगर मोमेंटम करना शुरू करे ना, उसमें आपको काम करना है। मैं होल्ड करने के लिए आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इमोशनल पार्ट समझिए। यहाँ पे मार्केट गैप ओपन हुआ, गैप ओपन होकर यहाँ पर अगर गलती से किसी ने सेल किया था, क्लोजिंग के टाइम किसी रिटेल ने अगर सेल किया था, गैप ओपन होते ही उनका पोजीशन कटेगा, तो मार्केट के अंदर क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल बनेगा लेकिन एसएल है नहीं, तो मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा, तो मार्केट को दोबारा नीचे आना पड़ेगा एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए। एसएल क्रिएट करने के लिए नीचे आएगा तो मार्केट को क्या करेगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा आपको लगेगा कि ब्रेकडाउन के बाद मैं बाय करूं या ना करूं, बाय करूं या ना करूं। आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अब यहाँ पे जो बायर बैठा है वो आराम से बैठा है, यहाँ पे जो बायर बैठा है वो भी आराम से बैठा है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी डिस्टेंस है, तो इनका डायरेक्टली इमोशनल पार्ट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। डायरेक्टली कब होता है, सीधा आपकी पोजीशन के ऊपर ही आ गया मार्केट, उसमें ज़्यादा खतरा लगता है। अब यहाँ पर बैठा है बिल्कुल ही जो वीक हैंड होंगे ना, वो बायर तो मे भी मार्केट निकाल दे, लेकिन जो अच्छे बायर हैं वो अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे, जो मार्केट में रेगुलर काम करते हैं वो अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे। यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर जब मार्केट नीचे चलेगा ना, तो मे बी स्टेबल जो एवरीडे ट्रेड करते हैं ना, उनकी भी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें लॉस दे रहा है मार्केट, तो लॉस में कट करना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बायर के पास रास्ता होगा। रास्ता कैसे होगा कि मार्केट ने गैप अप दिया, मार्केट ऊपर चला, सेलर को निकाला, लेकिन ऊपर एसएल नहीं थे तो दोबारा एसएल क्रिएट करने के लिए नीचे आना पड़ा। जो वीक हैंड होते हैं उनको बायर को मार्केट ने निकाल दिया, जस्ट एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन करके वीक हैंड निकाल गए। उसके बाद थोड़ा बहुत होल्ड किया, सेलर को लालच आया कि ब्रेकडाउन हो चुका है, चलो मैं सेल कर लेता हूँ, मे बी मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाए, मे बी इस क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 51,500 का लेवल है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए। यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा ना, दोबारा से मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर चलना शुरू कर देगा। और यही मौका होगा जब आपको यहाँ पे कॉल साइड का मार्केट के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं, यहाँ पे कोई ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि पहले ट्रेड लेना है बाद में ट्रेड लेना है। मार्केट पहले ऊपर जा रहा है, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट में क्या किया, जो वीक हैंड होते हैं उनको निकाला, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, सेलर को लालच आया, लालच आने के बाद आप यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बनाओगे, आपका ट्रेड एक्यूरेट जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको थर्ड एक पार्ट और बता देता हूँ इसका, कि मान लेते हैं गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन गैप ओपन होने के बाद मार्केट सीधा नीचे आ रहा है। गैप अप तो ओपन हो गया लेकिन मार्केट सीधा नीचे आ रहा है। अब कैसा पार्ट बनेगा, दोबारा से आ जाइए कि कैसा यहाँ पे ओवर थिंकिंग बनेगा, किसका इमोशनल पार्ट बनेगा। मार्केट गैप ओपन हुआ तो एक बात तो हमें ये समझ में आ रही है कि सेलर जल्दी से मार्केट में हाथ नहीं डालेगा, और अगर तेज़ी से मार्केट गिर रहा है तो उसमें क्या होगा, ट्रेडर जल्दबाजी कर नहीं पाता कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, वो क्या कर लेता है, उसने ट्रेड ले नहीं रखा है, वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है कि मार्केट में पता नहीं यहाँ से सपोर्ट ले ले, यहाँ पे सपोर्ट ले ले, क्योंकि मार्केट टाइम नहीं दे रहा है उसको। अगर कोई सेटअप बना के दे दिया ना, जैसे गैप ओपन हुआ, ब्रेकडाउन होगा, उसमें उसे सोचने का मौका मिल जाएगा कि हाँ ब्रेकडाउन हुआ, चलो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन गैप ओपन हुआ, उसमें सीधा मार्केट गिर रहा है, तो वो ओवर थिंकिंग में चला जाए, वो ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि उसे कोई सेटअप बनता हुआ नजर नहीं आएगा। हमें वहाँ पर क्या करना है, सेलिंग कर लेना है। क्यों कर लेना है, क्योंकि एक हाई को हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे अपना एज ए एसएल। मार्केट में दोबारा से समझाता हूँ, गैप ओपन हुआ, गैप ओपन होने के बाद मार्केट अचानक से गिरना शुरू कर दिया। अचानक से गिरेगा तो सेलर को कोई भी सेटअप बनता हुआ नजर नहीं आएगा, और जब दूसरे को कोई सेटअप नजर ना आए ना, वही हमारा सेटअप होता है मार्केट के अंदर। आ गया आप, इतना आपको समझ में गया। दूसरा पार्ट समझिए कि मार्केट में हमें एसएल रखना कहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड हमारा सही जाने वाला मे भी गलत चला जाए, तो ये जो भी हाइयर पॉइंट होगा ना, इसके ऊपर अपना एसएल रख लेंगे और मार्केट के अंदर तुरंत अपना काम करना शुरू कर देंगे। तुरंत मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेलर को ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, सीधा मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। अब आप यहाँ पे इमोशनल पार्ट समझिए।
हमारा दूसरा जो पार्ट है इमोशनल पार्ट। इमोशनल में क्या होगा कि गैप अप तो ओपन हुआ, लेकिन मार्केट सीधा नीचे चलना शुरू कर दिया। तो नीचे चलने में क्या होगा, यहाँ पे बायर को अचानक से प्रॉफिट तो बड़ा नजर आया, मान लेते हैं 1 लाख प्रॉफिट उनको नजर आया, लेकिन मार्केट ने ओपन होते उनका कम करना शुरू कर दिया, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000। तो उनको क्या होगा, एक डर पैदा हो जाएगा, और डर के साथ हमेशा मार्केट गेम खेलता है। क्या करेगा, सभी बायर को, मे भी यहाँ तक भी निकाल दे वो बायर को कि गैप अप तो ओपन हो गया लेकिन सीधा नीचे आ रहा है, उसमें क्या होगा, यहाँ तक भी बायर डर जाएंगे, क्योंकि मार्केट में देखा प्रॉफिट, देखते ही मार्केट कम करने की कोशिश करे। तो इसमें आपको 2 चीजें करना है। एक तो आपने ट्रेड ले रखा है तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड वगैरह करने की कोशिश करोगे कि मार्केट यहाँ से घूम जाए, यहाँ पे घूम जाए। ज़्यादा ही कम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ पार्ट आप बुकिंग कर सकते हो, कुछ पार्ट आप रख सकते हो आगे के एक्सपीरियंस के लिए कि ये काम कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। देखिए, हर चीज़ हमेशा काम नहीं करेगी, लेकिन एक बार खराब हो गई तो उसका ये मतलब नहीं हो कि ये काम करती नहीं। तो एक बार कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में ये काम करता है। पहले आपको देखना पड़ेगा, उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट गैप ओपन हुआ, अचानक से गिरना शुरू किया, तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड नहीं ले रखा है तो कैसे ट्रेड को हैंडल करोगे, तुरंत मार्केट के अंदर सेलिंग का ट्रेड बनाओगे और अपना एसएल रखोगे इस हाई के ऊपर। ये आपका यहाँ पे कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं बनेगा। ट्रेड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो डाउन साइड के जो बायर है ना, उनका अचानक से प्रॉफिट कम होगा तो उनको डर लगेगा, और डर के साथ हमेशा गेम खेलना हमें कि जो ऑलरेडी ट्रेड अगर बना के बैठा उसको अगर डर लग रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन दूसरा केस ले लेते हैं, मार्केट पहले ऊपर चला गया, उसके बाद मार्केट कोई ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ब्रेकडाउन के बाद अगर हम सेलिंग करेंगे ना, वो ट्रेड हमारा सही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें क्या होगा, भले ही मार्केट में मोमेंटम तो आ जाए लेकिन वो कहीं से भी ऊपर चल सकता है। वो क्या कर रहा है, केवल बायर को जो वीक हैंड होते हैं ना उनको निकाल रहा है, उसके बाद वो दोबारा से ऊपर जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही दोबारा से ऊपर चला जाए। कैसा चार्ट बन सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे गैप खुल गया, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलर ने पोजीशन बनाया, यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, सेलर को और ज़्यादा इनवाइट किया, टाइम दिया, और दोबारा से मार्केट घूम जाएगा। ऐसा मोमेंटम आपको देखने को बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। एक ऐसा है कि गैप अप तो ओपन हो गया, सीधा मार्केट गिरा है, उसमें मार्केट थोड़ा ज़्यादा भी नीचे आ सकता है, लेकिन आपको इतना जरूर दे सकता है कि अगर आप थोड़ा जल्दी काम करोगे तो सेलिंग में आपको टारगेट जरूर मिल जाएगा। हो सकता है आप ज़्यादा ही नीचे जाकर ट्रेड बना रहे हो, फिर मे भी मार्केट आपको खराब कर देगा पोजीशन, लेकिन अगर थोड़ा ओवर थिंकिंग में नहीं जाते हो, जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देते हो, इसके ऊपर अपना एसएल रखते हो, मार्केट अगर सीधा गिराउट करा, ऊपर एसएल नहीं है, तो आपका ट्रेड मार्केट के अंदर सही जाएगा। इसी प्रकार हमने गैप डाउन में समझा, इसी प्रकार हमने फ्लैट में समझा। फ्लैट में हमने क्या समझा कि मार्केट में अगर डायरेक्टली मोमेंटम करा है तो उसमें क्या होगा, ट्रेड आपका क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, 50-50% चांस है, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है। एसएल पड़े ना तो कितने ही मार्केट ऊपर चला जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर एक बार मार्केट ऊपर निकला है तो अगर आपने थोड़ा जल्दी काम करने की कोशिश किया तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है टारगेट वगैरह बना के दे देगा। फिर हमने गैप डाउन में ये समझा था कि अगर मैं बाइंग करना है तो अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो क्या होंगे, बायर इमोशनल हो जाएंगे, तो जब तक नीचे जा रहा हो तब तक हमें बाइंग नहीं करना है। मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तब हमें मार्केट के अंदर बाइंग करना है, तभी बायर का इमोशनल स्ट्रॉन्ग होगा। फिर दूसरे लोगों को लगेगा क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेने वाला है, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। तो इस प्रकार आप इमोशनल पार्ट और ओवर थिंकिंग के पार्ट को समझकर क्या कर सकते हो, ट्रेड मार्केट के अंदर बना सकते हो और चार्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा चार्ट बन सकता है। दूसरा, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं आपका बाइंग का प्लान ना होकर सेलिंग का प्लान है कि नहीं मुझे तो सर सेलिंग करना है, तो सेलिंग अगर आपको करना है तो आपका सीधा से हिसाब बनेगा, यहाँ पे कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। गैप डाउन ओपन हुआ, सीधा मार्केट नीचे जा रहा है, सेलिंग कर लो, ऊपर अपना एसएल रख लो, उसमें ट्रेड आपका सही चला जाए तो अच्छी बात है, नहीं गया तो एसएल का आपका खा गया, उसमें 50-50% चांस होंगे। लेकिन अगर मार्केट ऐसे घूम के जा रहा है उसमें आपके बहुत ज़्यादा चांस होंगे, ट्रेड आपका सही जाएगा। तो शुरुआत में आपको ऐसी ट्रेड ढूंढ लेना है, जब आप शुरुआत में मार्केट को सीख रहे हो तो ऐसे ट्रेड ढूंढना है जिसमें चांसेस ज़्यादा हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, सीधा नीचे जा रहा है, वैसे तो आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, मार्केट के अंदर ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल कम है, तो ऐसी ट्रेड को आप इग्नोर कर दो। आप ऐसी ट्रेड करो ना मार्केट में जब ब्रेकआउट वगैरह हो, जब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, फर्दर मोमेंटम करेगा, इसमें पार्ट ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी का, तो इसमें आप काम कर लो। तो इस प्रकार आप काम कर लोगे। या फिर आपको बाय करना है तो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे नीचे मिल रहा है, वहाँ पे बाइंग कर लो। या फिर सेलिंग करना तो सीधा गैप ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा जल्दी काम करने का मौका मिल जाएगा, इसमें भी काम करने का आपको लगभग चांस मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा खतरा रहेगा। खतरा किस बात का रहेगा कि मार्केट के अंदर आपको थोड़ा क्विकली काम करना पड़ेगा और मॉर्निंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे नए ट्रेडर को काम नहीं करना चाहिए। तो नए ट्रेडर में दो ट्रेड आपको मिल जाएंगे, एक तो मार्केट नीचे जाकर ब्रेकआउट कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, उसमें ट्रेड आपको सही मिल जाएगा। दूसरा मार्केट ऊपर गया, ब्रेकडाउन किया, उसमें होल्ड किया, उसमें आपको ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। तो वो दो ट्रेड आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जो अच्छे एक्सपीरियंस है, जिनके पास प्रॉफिट है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो सीधा मार्केट नीचे आ रहा है उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं, और मार्केट यहाँ पे भी जब सीधा नीचे जा रहा है वो भी अपना एसएल वगैरह रखकर यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो वो सभी ट्रेड ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, जैसे जरूरी नहीं होता कि आपको
ट्रेड करना होता है, जिसको जितना अच्छा लगता है, जिसका जितना कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड मार्केट के अंदर ले सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि कैसे हमारे लिए जो ट्रेडिंग में जो होता है इमोशनल, जो ओवर थिंकिंग का जो पार्ट होता है, हमें जिस बात का डर लगता है उसको हम एज ए टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम ओवर थिंकिंग को यूज़ करते हुए, कैसे हम इमोशनल पार्ट को यूज़ करते हुए मार्केट के अंदर दूसरे की ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरा कहाँ पर कैसे काम करा होगा। मैं थोड़ा पीछे भी जा सकता हूँ, लेकिन फिर वो सेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपको ये ऐसा लगेगा कि सर बहुत बड़ा सेशन हो गया, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज मैं तो जो आपको मेन पॉइंट, जो आपको मैं रूट वैल्यू समझाना चाहता हूँ, उसके ऊपर मेरा फोकस है। अदरवाइज अगर आप आगे के लिए बोलोगे कि मुझे कंप्लीट पीछे तक बैक टेस्ट करना है, तो उसको मैं बैक टेस्ट भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप अगर अपने आप से बैक टेस्ट करते हो, मैंने आपको चार्ट बता ही दिया कि 2023 वाला कौन सा चार्ट है, वो 5/12/2023 वाला चार्ट देख लेना, और ये चार्ट देख लेना कि हमें कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। फिर अगर आपको ये सेशन समझ में नहीं आया एक बार, तो दोबारा से रिपीट करके देखना। तो कोशिश मैंने ये किया कि सभी को समझ में आए और किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो मार्केट में गैप डाउन में हमने कैसे काम करना है, कहाँ पे वेट करना है, कहाँ पे जल्दबाजी करना है, वो सब बातें मैंने आपको समझाई है ट्रेड करने के लिए जितना होना चाहिए। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, और कोई क्वेश्चन वगैरह है आपके तो मुझे लिख दीजिए, आपके मुझे मिलते रहते हैं और मैं उनके अकॉर्डिंग आपके लिए सेशन बनाते रहता हूँ। धन्यवाद।